नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे नक्सलवाद डेडलाइन पर पॉलिटिक्स को लेकर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सियासत तेज हो गई है। विजय शर्मा ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि 31 मार्च 2026 तक राज्य सशस्त्र नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। सरकार इसे ऐतिहासिक उपलब्धि और बस्तर के पुनर्जागरण की दिशा में निर्णायक कदम बता रही है। लेकिन विपक्ष ने इस दावे पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा के मुताबिक राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों और सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों से नक्सल नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 3000 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, 2000 से ज्यादा गिरफ्तार हुए और करीब 500 मुठभेड़ में निष्प्रभावी कर दिए गए। इस तरह 5000 से ज्यादा सशस्त्र कैडर में कमी आई है। सरकार का दावा है कि बस्तर सहित कई जिलों में नक्सल प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका है और 95% क्षेत्र अब इस दायरे से बाहर है। यह रणनीति अगस्त 2024 में अमित शाह द्वारा तय समय सीमा के अनुरूप लागू की गई, लेकिन कांग्रेस इस दावे को लेकर आक्रामक है। दीपक बैज ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या 31 मार्च के बाद नक्सली घटनाएं पूरी तरह से बंद हो जाएंगी? अगर किसी निर्दोष आदिवासी के खिलाफ कार्रवाई होती है या हिंसा होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार गारंटी देगी कि आदिवासियों को फर्जी मामलों में जेल नहीं भेजा जाएगा और उनके जल, जंगल, जमीन सुरक्षित रहेंगे। बहरहाल अब दावे और सियासी सवालों के बीच सियासत है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या तय समय सीमा में नक्सलवाद का पूरी तरह से अंत संभव है या यह राजनीतिक दावा आने वाले समय में नई बहस को जन्म देगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रतिक्रियाएं आई हैं आपको सुनवा देते हैं। समूचा बस्तर शांत हो चुका है। खबरधा, खैरागढ़, मानपुर मोहला, राजनांदगांव, गरियाबंद, महासमुंद और दमतरी, इन जिलों में भी नक्सलवाद का प्रभाव था, वह भी समाप्त हो चुका है। जो थोड़ा सा क्षेत्र बचा है वह भी समाप्त हो जाएगा। ये आर्म्ड फोर्सेस हमारे जवानों की भुजाओं की ताकत पर है और सरकार की बहुत सारी योजनाओं के आधार पर है। अब ये सब कुछ हो गया है, इसमें अब ये सोचना कि 31 मार्च 2026 की रात को क्या होगा, हैप्पी न्यू ईयर नहीं है भाई। मैं सोचता हूँ कि सबको समझना चाहिए इस बात को। अरे भैया, एहतियात तो उसके बाद भी बरतना है आपको, उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है। पूरा चीज़ एक एक डॉक्यूमेंटेशन करके, फाइलिंग करके, मैपिंग करके एक एक व्यक्ति को वापस ले आने का काम। 3000 पुनर्वास हुए हैं 2 सालों में, 2000 लगभग गिरफ्तार हुए हैं 2 सालों में। इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, 550 न्यूट्रलाइज हुए और उसके बाद ये 7,500-8 हज़ार का नक्सल संगठन समाप्त हुआ है। तो ये कम बात है। अब इस पर कोई ये कहे कि 31 मार्च की रात को क्या करेंगे, तो उनके मन में कोई हैप्पी न्यू ईयर है मुझे लगता है। 31 मार्च का लास्ट डेडलाइन उन्होंने दिया है कि 31 मार्च को नक्सलवाद बस्तर छत्तीसगढ़ से समाप्त हो जाएगा। आज 26 तारीख है, 5 दिन और बाकी है। क्या 5 दिन के बाद 31 मार्च को पूरी तरह से छत्तीसगढ़ देश में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? नंबर 1। नंबर 2, 31 मार्च के बाद क्या बस्तर में अब कोई नक्सल घटना नहीं होगा? होगा तो जिम्मेदार कौन होगा उसका? क्या 31 मार्च के बाद किसी निर्दोष आदिवासी की फिर हत्या तो नहीं होगी? अगर हत्या होगी तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या वहां के आदिवासी को नक्सलियों के नाम से फर्जी केस में जेल भेजना, फर्जी केस बना के उन्हें फंसाने का काम तो अब नहीं होगा? अब निर्भीक रूप से बस्तर के आदिवासी इमली, महुआ, टोरा, तेंदुपत्ता तोड़ने जंगल जाएंगे। कहीं उन्हें नक्सली के नाम से जेल तो नहीं भेजा जाएगा? क्या सरकार इसकी गारंटी देगी क्या?
तो गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन तय की थी वो अब बेहद करीब है और इसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता वात्सल्य मूर्ति जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत वात्सल्य जी से करूंगा। वात्सल्य जी, क्या 31 मार्च का दिन वो दिन होगा जब लाल सलाम को आखिरी सलाम कहा जाएगा? अभिजीत जी नमस्कार। अभिजीत जी, मैं माननीय हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी का आज ही का एक इंटरव्यू देख रहा था। उसमें उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही। उसमें उन्होंने बात कही कि देखिए, संकल्प लेने के लिए भी आपको साहस की जरूरत पड़ती है और साहस अगर आपने है, चलिए आपने संकल्प ले लिया, मगर उस संकल्प का जमीन में क्रियान्वयन करने के लिए भी आपको जो है सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। तो देखिए अभिजीत जी, मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि हमारी सरकार में साहस भी था कि आज से 2 साल पहले हमारे गृह मंत्री जी ने ये संकल्प लिया और तारीख बताई कि किस तारीख के बाद सशस्त्र नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से और देश से खत्म हो जाएगा। और हमारे प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी में यह सामर्थ्य था कि उनके संकल्प को वो जमीन पर उतारे। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि सशस्त्र नक्सलवाद का 31 मार्च 2026 के बाद कोई भी छत्तीसगढ़ में बिल्कुल भी आपको नहीं दिखेगा। अब रही बात दीपक बैज जी के बयान की। देखिए, दीपक बैज जी ने बड़ा ही, मैं कहूंगा, बचकाना बयान दिया कि क्या गारंटी है और अगर हो गया तो उसका जिम्मेदार क्या होगा। देखिए अभिजीत जी, इस तरीके से नहीं होता है। दीपक बैज जी अगर बीमार हैं, अगर उन्हें बुखार है और डॉक्टर की दवाई के बाद उनका बुखार ठीक हो जाता है, तो क्या वो डॉक्टर को यही पूछेंगे क्या कि डॉक्टर साहब क्या गारंटी है कि कल मेरा बुखार वापस नहीं आएगा, और अगर आ गया तो इसके जिम्मेदारी क्या आप लेंगे क्या? देखिए अभिजीत जी, जिम्मेदारी निश्चित तौर पर हमारी ही है। हमें अपने शरीर का ख्याल रखना है कि बुखार वापस से पलट कर ना आए। मैं बार बार कह रहा हूं, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी जिम्मेदारी के साथ बार बार कहा है सशस्त्र नक्सलवाद 31 मार्च के बाद समाप्त होगा, मगर वैचारिक नक्सलवाद से आज हमें लड़ना है। वो लड़ाई जारी रहेगी जब तक पूरे तरीके से जड़ से ये समाप्त ना हो जाए। ये बात कांग्रेस ही कब समझेंगे? अब खुशी के माहौल में इस तरीके की बात कौन करता है अभिजीत जी, आप बताइए। जब हमारा प्रदेश स्वस्थ हो गया है, 60 साल का कैंसर आज खत्म होने जा रहा है, तो उसमें भी इस तरह की नेगेटिविटी वाली बातें कौन करता है? सिवाय कांग्रेसी के कर कौन सकता है, मुझे नहीं समझ आता। ठीक है, ठीक है। अभिमन्यु जी क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार विजीत जी, वात्सल्य जी को नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और ये सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई भी एक तो जंग में डेडलाइन तय नहीं की जा सकती कब ये जंग खत्म हो जाएगी। और वो बात, उस बात को विजय शर्मा जी ने माना। जैसा कि मैं उनकी बातें भी सुन रहा था, स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उसके बाद भी जो है एहतियात तो बरतना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है कि उस दिन के बाद कोई मिरेकल हो जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा कि उसके बाद कोई गोली नहीं चलेगी, कहीं कोई घटना दुर्घटना होने की आशंका नहीं रहेगी। तो मेरे ख्याल से दीपक बैज जी भी वही कह रहे थे, लेकिन विपक्ष के हिसाब से कह रहे थे उस बात को। उन्होंने वही कहा कि जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री ने इसका प्रचार प्रसार किया आकर के बाद 31 मार्च मतलब नक्सलवाद खत्म, उसके बाद कुछ नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस प्रकार से इसका जो राजनीतिक प्रचार हुआ, चलिए ठीक है, आप एक डेडलाइन तय कर सकते हैं एक दबाव डालने के लिए कि हाँ भाई इतने समय तक के जो है अगर आपने सरेंडर नहीं किया तो फिर हम अपनी कार्रवाई पूरी फुल फ्लैश चालू करेंगे और उसके बाद फिर कोई आपके पास अलग किस्म की हो जाती है। देखिए जी, अभी कि यहाँ पर ये मामला नहीं है, देखिए उदाहरण जो दिया वात्सल्य जी ने डॉक्टर और पेशेंट वाला, कई हद तक पूरे हद तक के इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ मामला ये है कि देखिए आपने बीजापुर को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, मैं जिस जिले का नक्सल मुक्त घोषित कर दिया अभी हम लोग सुन रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ बड़ी नक्सली घटनाएं हुई और उसमें शहादत भी हुई। हमारे यहाँ तो डोंगरगढ़ के थानेदार शहीद हो गए। तो ये सारी चीजें हुई। अब चूंकि इनको नक्सल जो पीड़ित जिलों से हटा दिया गया था, तो नक्सल फोर्स यहाँ से अब नहीं है, जो अलग से फंड आता था वो भी अब यहाँ नहीं आता। तो मोस्ट प्रॉब्ली 31 मार्च के बाद छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया जाएगा, तो जो स्पेशल फंड आता था, ठीक है, ये आपने, ठीक है अभिमन्यु जी, ये बड़ी बात कही है। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेता हूँ। ठीक है वात्सल्य जी, देखिए अभी अभिमन्यु जी ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि वहां से जो नक्सल फोर्स थी उनको हटा लिया गया। जी मैं आऊंगा आपके पास, बस इस पर जवाब ले ले दूं। वात्सल्य जी देखिए बड़ी बात कही है।
अभिमन्यु जी ने, उन्होंने कहा कि वहां से जो है वो नक्सल फोर्स हटा ली गई थी। तो इसकी क्या गारंटी कि अब जब आप तमाम सारे क्षेत्रों को नक्सल मुक्त घोषित करते जाएंगे, वहां से तमाम जो सुरक्षा वाले उनको हटा लिया जाएगा, तो वहां पर फिर ऐसी घटनाएं नहीं होगी? क्योंकि अभी आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि एहतियात तो बरतना होगा। देखिए अभिजीत जी, सबसे पहली बात तो ये पूरे तरीके से झूठ है कि जिस जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया वहां से सीआरपीएफ के सारे फोर्स हटा लिए गए। देखिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, दीपक बैज जी का ही एक और बयान, परसों का मैं आपको बयान बता रहा हूं। कांग्रेस के एक जनप्रतिनिधि थे बस्तर के, उन्होंने रैली, बस्तर में रैली निकालने, जहां पर नक्सली क्षेत्र है, जहां से नक्सल मुक्त हो चुके हैं, वहां पर रैली निकालने की परमिशन मांगी, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें रैली नहीं दी सुरक्षा कारणों से। तो वो ये पब्लिकली कहने लग गए कि आपने तो इस क्षेत्र को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया, तो अब मुझे बगैर सुरक्षा के वहां पर रैली निकालनी है। फिर वही बात, माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने कहा ना, ये हैप्पी न्यू ईयर नहीं है। नक्सल मुक्त होने के भी बाद हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, ये डोंगरगढ़ का उदाहरण दे रहे थे अभिमन्यु जी, सीमाएं जुड़ी हुई हैं। आज अगर डोंगरगढ़, अभिमन्यु जी बस 2 मिनट फिर आप बोल लीजिएगा। आज अगर डोंगरगढ़ का क्षेत्र नक्सल मुक्त है तो डोंगरगढ़ की सीमाएं तो पूरे छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है, हमें एहतियात तो बरतना पड़ेगा। ठीक है। तो ये कह देना कि डोंगरगढ़ में वापस मौत हो गई, वहां पे हमारे जनप्रतिनिधि को बगैर सुरक्षा के रैली निकालने से मना कर दिया गया, इस तरह के तर्क ठीक है, कितने सही ठीक हैं है, आप ठीक है, बताइए। ठीक है। अभिमन्यु जी बात पूरी कीजिए आप अपनी। जी मैं इसीलिए कह रहा था कि मेरी आधी बात सुन के जब जवाब देंगे तो ऐसे ही होगा, मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए अपनी। अभी विक्रम मंडावी जी जो हैं, विधायक है माननीय बीजापुर के, मैं बीजापुर की बात भी की थी कि नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है बीजापुर को। उन्होंने एक जनसभा करने की अनुमति मांगी। भाई जनसभा तो करता है ना विधायक, अपने जनता की बात तो सुनेगा ही वो, तो उनको अनुमति नहीं दी गई। पुलिस प्रशासन ने कहा कि नक्सली मूवमेंट है, आपकी जान को खतरा है, जनसभा नहीं कर सकते। तो नक्सल मुक्त जिले में अब अभी भी जनसभा नहीं कर सकता अगर वहां का विधायक, तो ये किस प्रकार से नक्सल मुक्त हुआ, ये पहली बात। दूसरा, जो पैकेज होता है वो पैकेज आना बंद हो जाता है। फोर्सेज नहीं हटाई जाती पूरी, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन पैकेज कई हद तक कम कर दिया जाता है जो नक्सल मुक्त जिन जिलों को घोषित कर दिया जाता है। एक ये समस्या आती है। उसके बाद एक मैं आईजी साहब का बयान सुन रहा था बस्तर के, उन्होंने कहा था कि 3 मुख्य कैडर अभी बचे हुए हैं, जिसमें से एक पापा राव जो कि अभी सरेंडर कर चुका, उसके अलावा एक 2 नाम और थे, एक सोडी कोसला नाम था और दूसरा नाम था हेमला दुजे। ये 3 जो है मुख्य कैडर है। उसके अलावा और एक मुख्य सवाल ये था कि लगभग 12 साढ़े 1200 हथियार अभी तक के जो है सरेंडर किए जा चुके हैं नक्सलियों द्वारा, ये जानकारी थी। लेकिन नक्सलियों के पास 50,000 से ज्यादा आर्म्ड जो उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, वो 50,000 से ज्यादा हथियार है, ये जानकारी मिली थी। यह हमारे पास जानकारी पहले से ही है, उसकी जानकारी पहला की वो कहाँ है। उसके बाद 1500 करोड़ की वार्षिक आय नक्सलियों क्या की गई थी, जिनको वो गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे। तो वो सोना कहाँ है, वो उनकी आय का जो पैसा था जो उपयोग करते थे, वो सब कहाँ है, ये सारी चीजें भी देखने वाली चीजें होंगी। उसके बाद पुनर्वास नीति में तो और भी सवाल है, उसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहूंगा, क्योंकि उसमें ऐसा है कि अब पापा राव को अब देखिए 75, 70, 80 जवानों के शहीद करने वाला, उनके जान लेने वाला जो पापा राव वो आ करके अब सरेंडर कर रहा है, उसको पुनर्वास नीति मिलेगी, उसको नौकरी मिल जाएगी, बढ़िया आराम से वो घूमेगा, उसको पैसे मिलेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से ये सही नहीं लगता है। बाकी वो पुनर्वास नीति का मामला है तो इसमें बहुत ज्यादा टिप्पणी करना उचित नहीं है। अब इसके आगे आते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये राजनीतिक डेडलाइन, अब ये चैलेंज करने वाली बात होगी। दीपक बैज जी क्यों कह रहे थे कि इसके बाद कोई अगर घटना दुर्घटना बड़ी होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका कारण ये था कि अगर नक्सलियों का आपने चैलेंज किया 31 मार्च अगले दिन नक्सलियों ने ये प्रूव करने के लिए अगर कहीं बड़ा हादसा किया या उसके बाद आने वाले महीने में कहीं बड़ा हादसा वो करते हैं या किसी की जान जाती है, मासूम आदिवासी की जान जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये दीपक बैज जी के कहने का मतलब था, जो एक जागरूक विपक्ष के रूप में आपको पूछना चाहिए। आप देखिए, हम तो नक्सलवाद जब मिटेगा, हमने तो अपने शीर्ष नेतृत्व को खोया है, सब जानते हैं किस प्रकार का जो है कांग्रेस नक्सलवाद से पीड़ित रही है। तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि नक्सलवाद मुक्त हो। हमने शुरू में भी साथ दिया है, तलवा जुड़ूम का समय था, हमारे नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा जी ने साथ दिया, यहाँ तक कि इनके उप नेता प्रतिपक्ष जो उस समय हुआ करते थे भीमा मंडावी जी, उनकी हत्या की गई थी नक्सली द्वारा। तो सारी पार्टियों ने इसकी पीड़ा झेली है। तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई पार्टीवाद या कोई श्रेय वाली बात है। बहुत लंबी लड़ाई जो है हमने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी है। तो अब जब नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है तो उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन पूछना भी विपक्ष का हक बनता है। जी ठीक है, अब बताइए वात्सल जी क्या कहेंगे? देखिए, मैं मतलब अभिमन्यु जी की कुछ बातों से तो बिल्कुल सहमत हूँ, वो भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, मगर हाँ, उन्होंने जागरूक विपक्ष की बात की। तो अभिमन्यु जी, क्या जागरूक विपक्ष का नेता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहता है क्या कि
अरे ये तो डेडलाइन पहले भी इन लोगों ने बहुत सारी डेडलाइन दी थी। 2017 में भी डेडलाइन दी थी, वो अब आगे बढ़ गई। 2022 में भी डेडलाइन दी थी, ये डेडलाइन भी पूरी नहीं होगी। क्या जागरूक विपक्ष इस तरीके का बयान देता है जो दीपक बैज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दिया था? क्या जागरूक विपक्ष? ये तो नक्सलवाद का खात्मा तो अभी जल, जंगल और जमीन को लूटने की शुरुआत है, ये उनका बयान था। ये तो अभी बस्तर के जल, जंगल, जमीन को लूटने की शुरुआत है, आगे देखिए क्या होगा। ये इस तरीके का उनका बयान था। ये तो इवेंट मैनेजमेंट है। तो अभिमन्यु जी देखिए, आप भी छत्तीसगढ़ी है, मैं भी छत्तीसगढ़ी हूं, हम बस्तरी हैं। क्या जब बस्तर एक कैंसर से मुक्त हो रहा है, निश्चित तौर पर आप सवाल उठाइए, मगर आप लोगों के मन में जब आशंकाएं भर दे, जब आप लोगों के मन में, है ना, डर भर दे, तो फायदा नक्सलियों को होता है, ना कि वहां पर रहने वाले लोगों को। यहां पर हम कटाक्ष कर रहे हैं, ये जिम्मेदार विपक्ष का क्या काम है? क्या वो आप बताइए ना भाई। आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है, कि हो सकता है अगर 31 मार्च के बाद कुछ हुआ, आप सवाल उठाइए बिल्कुल, मगर इस तरीके से कटाक्ष करके जब आप सवाल उठाते हैं और लोगों के मन में डर और शंका भरते हैं, तो इससे फायदा नक्सलियों का होता है और आपकी राजनीति सजती है। प्रदेश का कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है। अच्छा अभिमन्यु जी, जब से ये डेडलाइन तय की गई थी उसके बाद से जो तमाम सारे जो हमने नक्सल विरोधी मूवमेंट देखे हैं, सुरक्षा बलों की कार्रवाइयां देखी हैं, उसके बाद से और पहले का देख लीजिए और फिर उसका आकलन कीजिए, अभी की वर्तमान की स्थिति को मिलाकर के अगर देखें तो कितना बदलाव आया और किस हद तक लगता है कि आपको भाई नक्सल पर ब्रेक लगाया जा चुका है, नक्सलवाद पर? देखिए, सबसे पहले तो जो ये कह रहे हैं कि दीपक बैज जी ने ये कहा कि ये भी सफल नहीं होगा, ये बात नहीं है। ये सवाल है कि क्या ये सफल होगा? जिस तरीके से सरकार जो है वो अपना गारंटी दे रही है कि बिल्कुल 31 मार्च मतलब खत्म, और दूसरा जनता को डराने का काम बिल्कुल नहीं है, जनता को सतर्क करने का काम है कि इसके बाद भी, भाई विजय शर्मा जी भी तो वही कर रहे थे कि आप सतर्क रहिए, इसके बाद भी आपको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं कि सरकार चाहे कह रही होगी अपना राजनीतिक फायदा लेने के लिए, चाहे अपना कुछ भी चुनावी फायदे लेने के लिए कि हमारा डेडलाइन में तय कर दें, हम खत्म करें, लेकिन आपको सतर्क करने की जरूरत है। यही हम भी कह रहे थे। अब दूसरा जो प्रश्न था वात्सल्य जी का, जो हम आरोप लगा रहे हैं कि वहां के संसाधनों पर लूट मची है, तो वो तो साफ दिख रहा है। वहां के मैग्नीजोर के जो डिपॉजिट है, वहां के अलग अलग गंधराज पर्वत का आप देख लीजिए, प्राइवेटाइज कर दिया गया। उसके अलावा नगरनार का आप देखिए, नगरनार के मामले में 4.5 साल हो गए और अभी तक के वहां पर कोई ये सेटअप नहीं हो पाया कि जो वहां के लोगों को नौकरी नहीं मिल पाई। एक लोगों को नौकरी देने की बात थी, मुआवजा भी पूरी तरह से उनका भी काफी मामला अटका हुआ है। तो काफी सारी चीजें हुई है। तो बस्तर की जल, जंगल, जमीन और वहां का पेशा कानून जो है, जो ये दर्शाता है कि वहां के जो मालिक असली है, आदिवासी है, तो उनसे पूछे बिना, उनकी मर्जी के बिना वहां जो होगा उनकी मर्जी से होगा। वहां बड़े बड़े डेवलपमेंट होंगे, प्लांट लगेंगे, रोड बनेगी, तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बनेगी, सब कुछ ठीक है। लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन के नाम पे बड़े बड़े जो अगर बस कोल ब्लॉक आवंटित करते रहेंगे और जो वहां के खनिजों की खनिज निकालने का बस करेंगे काम, तो वहां पर आपको स्वास्थ्य व्यवस्था पहले देनी है। आज भी हम देख रहे हैं कि खटिया में लेकर के प्रसूता को ले जाना पड़ रहा है बस्तर के कई सारे इलाकों में। तो हमने भी जब आए, हमने कई जगह देखा, जैसे अबूझमाड़ था, अबूझमाड़ का कभी सर्वे नहीं हुआ था, तो अबूझमाड़ का पहला राजस्व सर्वे कराने का काम हमारी पार्टी ने किया। उसके बाद जो ये जगह जगह अंदर इंटीरियर में जाके कैंप खोलने की एक योजना थी, उस योजना को हमारे काफी प्रतिसाद मिला। लोन वर्राटू अभियान हमने चालू किया, उसका भी हमको काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। उसके अलावा जो हम वनोपज खरीदते थे, 70-75 वनोपज खरीदना शुरू किए, उसका भी हमें काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। तो देखिए, काम हमने किया। उसके बाद आज भारतीय जनता पार्टी की अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं अभिमन्यु जी, मैं आपसे छोटा सा सवाल कर रहा हूं। नक्सलवाद के पैर में बेड़िया बांधने तक, बेड़िया कसने तक कहां तक कामयाब नजर आती है सरकार आपको? देखिए, जो अभी आंकड़े दे रहे थे विजय शर्मा जी की, लगभग 3000 के आसपास सरेंडर और 2000 के आसपास एनकाउंटर किए गए हैं। तो बिल्कुल देखिए, सरकार है, सशस्त्र बल है, तो उनकी तारीफ होनी चाहिए। वो ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी भी हर चीज में विपक्ष जो है वो लकीर की फकीर को पकड़ के नहीं, हमको गलत ही बोलना है, ऐसे वाला ये वाला काम हमारा नहीं है। जो काम गलत करेंगे तो उसमें सवाल भी होंगे। तो वही काम हम कर रहे हैं। हमने भी पिछले 7 साल जो किया, उसके बाद आप 2 साल जो कर रहे हैं, उसमें जो हमें अपने मन में आशंकाएं लग रही हैं, वो आशंकाएं हम अपने आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं और हम अपने सवालों का जवाब चाहते हैं। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त हो, बस्तर खुशहाल हो, बस्तर के लोगों तक के मुख्य धारा तक वहां के लोग पहुंचे और वहां के लोगों तक भी सारी सुविधाएं पहुंचे। ठीक है वात्सल्य, देखिए चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मंशा सभी की एक ही है कि नक्सल का खात्मा हो, छत्तीसगढ़ नक्सल से मुक्त हो जाए। और अब जो तमाम ऐसी घटनाएं घटी है छत्तीसगढ़ में जो कि अभिशाप रही है, उसका दंश नक्सलवाद का कई दशकों तक झेला है छत्तीसगढ़ ने, ये इससे मुक्ति मिल जाए। लेकिन जो चिंताएं है उस पर ध्यान देना तो बनता है।
निश्चित तौर पर अभिजीत जी, जो चिंताएं हैं उस पर ध्यान देना बनता है। देखिए, मैं आज ही के फिर इंटरव्यू की बात करता हूं। माननीय विजय शर्मा जी ने एक और बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि भाई जो बस्तर के लोग हैं वो मूलतः जो है खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमने बस्तर ओलंपिक का आयोजन कराया, 4 लाख से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए। उन्होंने एक और अच्छी बात की कि बस्तर के लिए, ट्राइबल्स के लिए उनकी संस्कृति ही उनका धर्म है और उनका धर्म ही उनकी संस्कृति है। उनकी संस्कृति से उन्हें बहुत प्यार होता है। तो वहां पर बस्तर पंडुम का आयोजन कराया गया, खुद गृह मंत्री आए, खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वहां पर आए और एक बड़ा आयोजन करवाया गया। तो ध्यान दिया जा रहा है। आज हर गांव को 1-1 करोड़ की राशि, जो गांव नक्सल मुक्त हो चुका है उसे 1 करोड़ की राशि दी जा रही है। वहां पर अबू जमाड़ में मेडिकल हब और एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जा रहा है, अलग से बजट एलोकेट कर दिया गया है। तो सारी चीजें हो रही है। अच्छा, ठीक है, बात जरूरत है। 31 मार्च के बाद को लेकर क्या तैयारी की गई है, और 31 मार्च के बाद ये जो तमाम सारे मूवमेंट चलाए जा रहे हैं नक्सलवाद को लेकर, उसमें क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए अभिजीत जी, 31 मार्च के बाद हमें सशस्त्र नक्सलवाद नहीं दिखेगा। सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा, मगर उसके बाद भी हमें तैयारी अपनी रखनी है, क्योंकि वैचारिक नक्सलवाद हमें रायपुर में भी दिखेगा, हो सकता है आपके पड़ोस में दिखे, अभिजीत जी के अभिमन्यु जी के पड़ोस में दिखे। तो ये कोई हैप्पी न्यू ईयर वाला समय नहीं है। हमें तैयारी अपनी रखनी है, लड़ाई जारी रहेगी। ठीक है, समय हो गया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वात्सल जी आपका बहुत शुक्रिया, और अभिमन्यु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की जो डेडलाइन तय की गई थी 31 मार्च, हालांकि ये डेडलाइन पूरे देश को लेकर भी तय थी। अब ये समय बेहद करीब है और इसको लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिल रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कहा है कि क्या वाकई में 31 मार्च के बाद कोई भी ऐसी घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी? क्या नक्सल विरोधी या नक्सलवाद को लेकर तमाम सारी जो बातें कही जाती हैं, नक्सल जिन्हें अपना शिकार बनाते हैं, क्या ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलेगी? इसको लेकर अब सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल चर्चा में देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।